हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों डिस्कशन को। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर एंड करा था, मैंने आपको ये बताए थे इसके बारे में मैंने आपको कुछ बात बताई थी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 हमने मतलब इसका सिर्फ जिक्र करा था, और इसके साथ हमने एक टर्म को देखा था, न्यू फादर्स को। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम जानते हैं। न्यू फादर मतलब जो नए नए बाप बने हैं। अब नए नए बाप बने हैं मतलब क्या, ये गुंडागर्दी वाली भाषा के अंदर हम बात कर रहे हैं? नहीं, जेनुअनली जो बायोलॉजिकली जो सच में कोई एक मेल पर्सन नया बाप बना है, उसका बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और उसी के साथ हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 को जानेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर कोई फीमेल है, पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर कोई फीमेल है, कोई लेडी है, प्रेगनेंसी के बाद शी डिलीवर्ड अ बेबी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, चाहे वो बॉय है या फिर गर्ल है, उसको जन्म दिया। अब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी से, जब वो लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी से कुछ टाइम पहले उसको छुट्टियां मिलेंगी, और प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद तक उसकी छुट्टियां जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। अच्छी बात यह है कि उस औरत को हो सकता है कि घर पे बैठ के थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह पे काम करना पड़े, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ना भी करना पड़े अगर इसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। लेकिन दोनों ही केस में अभी तक वो लड़की, वो औरत कॉरपोरेट फर्म में जा रही थी, ऑफिस वगैरह में जाकर काम कर रही थी। लेकिन जहां पर भी सरकार ने ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 का कॉरपोरेट कंपनीज को डंडा दे रखा है, तो वो डंडा उन पे बजता बहुत तरीके से है, बहुत बुरी तरीके से, और वो नहीं चाहती है कि सरकार हम पे डंडा बजाए। तो इसलिए अगर कोई लेडी मैटरनिटी लीव पर है, मैटरनिटी छुट्टी पर है, तो प्रेगनेंसी से कुछ टाइम पहले जो उसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई थी, और प्रेगनेंसी के बेबी को डिलीवर करने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद तक जो उसकी छुट्टियां कंटिन्यू हैं, कितने टाइम की होती हैं छुट्टियां? 26 हफ्तों की होती हैं टोटली छुट्टियां। तो 26 हफ्ते के उसको पूरे पूरे पैसे मिलेंगे। तो इसको हम पेड लीव कहते हैं। यानी कि छुट्टी कर रही है वो लेडी, प्रेगनेंसी का केस है, उससे पहले और उसके बाद तक जितनी भी उसने छुट्टियां कर रखी हैं 26 हफ्तों की, हो सकता है बीच में वर्क फ्रॉम होम वो कर ले, अगर वो ठीक फील करे और वो लॉयल है कंपनी वगैरह के लिए, वो बहाने वगैरह नहीं बना रही है। नहीं भी करे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिर भी पैसे मिलेंगे उस चीज़ के, उसके पैसे कटेंगे नहीं। ये तो हो गई एक बात। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? देखो, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर, जैसे पैरेलली अगर ये लेडी वर्क कर रही है और ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो पैरेलली जो इस लेडी का जो हस्बैंड होगा, वो भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होगा। तो हस्बैंड और जो वाइफ है, वो दोनों काम करते हैं, वो दोनों ऑफिस वगैरह जाते हैं। वाइफ के केस में तो मैंने आपको समझा दिया कि मैटरनिटी लीव जो पेड लीव है वो कैसे काम करेगी। हस्बैंड के केस में हस्बैंड भी तो अपने ऑफिस वालों से बोल सकता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, हमारा जस्ट, मेरा और मेरी वाइफ का जस्ट अभी एक बेबी हुआ है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। अब इस छुट्टी के कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आती हैं। सवाल ये उठता है कि वो पेड लीव होगी या फिर नहीं होगी। और जब हस्बैंड की छुट्टी की बात आती है, जो नए नए अभी बाप बने हैं, जो मर्द, उसको हम कहते हैं, माँ के केस में हम उसको नाम दे रहे थे मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव, यहां पर हम उसको नाम देंगे पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव, और उससे मिलने वाले जो बेनिफिट उसको मिलेंगे उसको हम कहेंगे पैटर्निटी बेनिफिट्स।
तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के बारे में तो आप हर जगह सुनते रहते हो, काफ़ी जगह आपने सुना होगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता भी होगा। हर जगह पर ये काम नहीं करता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसे कि नॉर्मल सा मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपकी घर पर आने वाली जो काम वाली बाई है, जो काम वाली दीदी हैं, आंटी हैं, वो अगर ये बोले आपकी मम्मी से कि भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ छुट्टी चाहिए, तो आपकी मम्मी सीधा डायरेक्टली उनको ये बोलेगी कि ठीक है तुम छुट्टी ले लो, जब बच्चा बच्चा हो जाएगा तब तक तुम आ जाना, या फिर हम तब तक किसी और को लगा लेंगे। अगर उसने बोला कि आप मुझे इसके पैसे दोगे क्या, तो आपकी मम्मी बोल देगी कि ये हमसे पूछ कर तू थोड़ी ना प्रेग्नेंट हुई थी, हमारा क्या योगदान है इसमें, हमारे खानदान में थोड़ी ना आ रहा है बच्चा, हमारे वंश बढ़ाने में थोड़ी ना कंट्रीब्यूट कर रहा है तेरा बच्चा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां पर ऐसे ही उल्टे सीधे आंसर्स निकल कर आएंगे ऐसे सवालों के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मालिक का बोलने का मन कर भी रहा है कि भाई किसी लड़की से कि भाई हनीमून पे तू गई, शादी तूने करी, मजे सारे तूने करे, बच्चा पैदा तू करके बैठी हुई है और पैसे हम दे तेरे को। बोलने का मन कर रहा है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन डंडा किस चीज का बज रखा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 का। फादर के केस में लेकिन क्या होता है, इसको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट थोड़ा सा कम चाहते हैं कि पैटर्निटी लीव का क्या प्रावधान है, क्या कोई कानून वगैरह है इसके ऊपर के नहीं है, और ये कहां कहां पर काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो देखो ना मेल के लिए काम करेगा ना फीमेल के लिए काम करेगा। कंस्ट्रक्शन पे कोई लेडी वर्क कर रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही है, काम वाली कोई बाई है, सब्जी की रेडी वगैरह लगा रही है रोड पर, तो वहां तो भूल ही जाओ। और सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर भी हो सकता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रावधान लागू ना हो, लेकिन जहां पर होते हैं तो 26 हफ्तों की जो छुट्टी होती है वो पेड टाइम ऑफ होता है, यानी कि पेड लीव होती है। लेकिन उससे पहले, इसको हम जानेंगे भी डिटेल में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 को, उससे पहले लेकिन ये न्यू फादर्स का कॉन्सेप्ट जान लेते कि इनके केस में जो पैटर्निटी लीव का जो प्रावधान है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये उठता है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर जागरूक करवाता हूँ और आपके पास एक दमदार एनालिसिस होगी आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि बाकी एस्पिरेंट्स के पास होगी जब तक अनटिल अनलेस उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि यार ये वाले डॉक्यूमेंट वैसे इतने बल्कि हैं, इससे शॉर्ट नोट्स निकालो, तो एक्स्ट्रा रिसर्च करने की कोई मेहनत स्टूडेंट करना नहीं चाहता। और यही रीज़न है कि बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम की डिमांड को समझते नहीं। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, मेंस में क्वेश्चन आ गया, और मेंस में अगर आपको लिखना पड़ा इसके ऊपर, इंटरव्यू में बोलना पड़ा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके कहीं पर भी मार्क्स कटे। और ये चीज़ के ऊपर जागरूकता होना ज़रूरी भी है, ठीक है, कि फादर के केस में क्या है। तो देखो, जब हम बात करते हैं पैटर्निटी बेनिफिट्स की, या फिर जब हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव की, तो क्या इसके ऊपर भारत में कोई एक कानून है कॉमन। जैसे यहां पर तो हमने बात कर ली थी कि देयर इज अ एक्ट, डेडिकेटेड एक्ट है माओ के लिए, मम्मियां जो बनी है अभी अभी, उनके लिए डेडिकेटेड एक्ट है। पहले भी एक्ट चलता था, इसके अंदर फिर संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी। इसको हम कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। फादर के केस में क्या है, क्या ऐसा भारत के अंदर कोई एक्ट है? तो देखो, ऐसा कोई भी एक सिंगल नेशन वाइड जो लॉ है, यानी कि पूरे देश के लिए ऐसा कोई एक कानून हो जो कि पैटर्निटी लीव की बात करता हो, तो ऐसा कोई नेशन वाइड जो लॉ है वो अवेलेबल नहीं है हमारे देश के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है ये नेशन वाइड लॉ जो है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है? मतलब अगर कोई मर्द जो है वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में है, मान लो यही कॉर्पोरेट कंपनी जहां पर एक औरत को 26 हफ्ते की पेड लीव मिल रही है, सेम कंपनी के अंदर, सेम ऑफिस के अंदर, सेम पोजीशन पर उसका हस्बैंड भी काम कर रहा है, तो वहां पर कोई ऐसा कानून है? नहीं है। सरकारी दफ्तरों में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या कोई ऐसा कोई कानून है? नहीं है।
तो फिर पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट चलता ही क्यों है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जब पूरे देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कानून नहीं है, तो ये टर्म आई कहां से फिर? देखो, ये पैटर्निटी लीव का, पैटर्निटी पेड लीव का, कि मतलब छुट्टी तो मिलेगी लेकिन पैसे भी मिलेंगे उस छुट्टी के। ये फायदा मिलेगा आपको अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो या फिर आप सेंट्रल सिविल सर्वेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या आपने एक नेशनल लेवल का कोई एक सरकारी एग्जाम निकाल रखा है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप मर्द हो तो वो क्या है? ये जो पैटर्निटी बेनिफिट्स हैं भारत के अंदर न्यू फादर्स के लिए, दे आर नॉट मैंडेटरी बाय सिंगल नेशन वाइड लॉ प्राइवेट सेक्टर के लिए, बट जर्नली इसकी बात करी जाती है कानून के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रूल्स हैं, बेसिकली कानून भी नहीं कहेंगे हम उसको, वो रूल्स हैं। वो रूल्स मैं लिख देता हूं आपके सामने। उसको हम कहते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स, नाइनटीन 1972 के ये, ठीक है। तो इन रूल्स के अंतर्गत थोड़ा सा हम इसका ब्रेकडाउन जानते हैं कि क्या बातें चलती हैं यहां पर, ठीक है। तो लीगल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि छुट्टी जो मिलेगी, जो पेड लीव मिलेगी, छुट्टी के साथ जो पैसे भी मिलेंगे, वो कितनी ड्यूरेशन के लिए होगी छुट्टी? तो जो एलिजिबल मेल एम्प्लॉयज होते हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं, याद रखना राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कीवर्ड है यहां पर, जो भी मेल एम्प्लॉयज हैं, जो भी मेल एम्प्लॉयज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, केंद्र सरकार के लिए या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे इस पैटर्निटी बेनिफिट या पैटर्निटी लीव के लिए। कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी? 15 दिन की मिलती है सिर्फ। 15 दिनों के लिए छुट्टी पर वो रह सकते हैं, लेकिन उस 15 दिन की छुट्टी के पैसे भी मिलेंगे, इसलिए हम इसको 15 डेज की पेड पैटर्निटी लीव कहते हैं। ये वाली बात सारी हम मर्दों के लिए कर रहे हैं, याद रखना। 15 दिन की पेड पैटर्निटी लीव कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी का कहने का ये मतलब है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। मेल्स एलिजिबल हैं, वो तो आपको पता ही है कि जब पैटर्निटी लीव की बात चल रही है तो हम यहां पर मर्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये केस मतलब कहां फिट बैठता है कि मतलब अगर मेरा पहला बच्चा होगा तो 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी मुझे, उसके पैसे भी मिलेंगे। दूसरे बच्चे पे भी मिलेंगे क्या? तीसरे बच्चे पे भी मिलेंगे क्या? चौथे बच्चे पे भी क्या? पांचवें बच्चे पे भी क्या? तो एलिजिबिलिटी ये है, जो एप्लीकेबल फादर्स हैं यहां पर, मतलब जो एप्लीकेबल है फॉर फादर्स, न्यू फादर जो भी बन रखे हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि ओनली दोज मेल्स आर एलिजिबल हु हैव फ्यूअर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है। 2 से जिनके कम बच्चे हैं। यहां पर जो उन्होंने लिख रखी है लाइन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव्स रूल 1972, उसमें उन्होंने ये बोल रखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर फादर्स with fewer than 2 surviving children। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो मर्द है, आप मुझे बताओ फिर वो कब तक के लिए एलिजिबल है, कितने बच्चों पे मिलेगा उनको पैटर्निटी लीव का बेनिफिट अंडर दिस सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल ऑफ 1972।
यहां पर लाइन क्या लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ो, फ्यूअर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। कितने बच्चे हुए इसका मतलब बताओ। अगर वो बच जाते हैं तो, हाँ 2 बच्चे अगर वो बच जाते हैं तो इसके लिए टाइमिंग क्या है, मतलब ये 15 छुट्टी कब ले सकता है एक मर्द। ठीक है, टाइमिंग क्या है, जैसे मैंने आपको औरतों के केस में बताया, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद तक मिलाकर टोटल 26 हफ्ते होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी से कुछ टाइम पहले भी घर पे बैठ जाएगी एक औरत, बेबी को डिलीवर करने के बाद भी कुछ टाइम के लिए घर पे औरत बैठ जाएगी, टोटल 26 हफ्तों की पेड लीव मिल जाएगी। मर्दों की केस में क्या है, मर्द खुद तो प्रेग्नेंट है नहीं, वाइफ प्रेग्नेंट है ना, बेबी हुआ है, इनके लिए टाइमिंग का क्या प्रावधान है। तो 15 दिनों की मैक्सिमम छुट्टी ली जा सकती है। अब यहां पर इन्होंने ऐसा लिख रखा है 15 डेज, 15 डेज बिफोर और विद इन 6 months, 15 days बिफोर और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। अब यहां पर एक कीवर्ड देखना जरा, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कपल हैं वो एक छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को खुद से पैदा ना करके अडॉप्ट कर रहे हो, है ना, अडॉप्ट कर रहे हो, गोद लिया उन्होंने बच्चे को। तो गोद के केस में क्या होगा, क्या छुट्टी नहीं मिलेगी, सरकार ये बोल देगी कि नहीं नहीं आपका खून थोड़ी ना है ये, आपने तो अडॉप्ट करा है, हम उसमें क्या कर ले, बच्चा तो छोटा ही है, चाहे वो अपना हो या वो गोद लिया हुआ बच्चा हो। इस केस में सरकार का क्या कहना है, अभी याद रखना, अभी सारी मतलब मैं पूरी बातें आपको औरतों की इत्मीनान से बताऊंगा। अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, औरतों का पर्सपेक्टिव अभी 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ अभी हम यहाँ पर मर्दों की बात कर रहे हैं, और वो भी कोई कानून तो देखो कॉमन तो है नहीं देश में, अभी हम सिर्फ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1972 की। एडॉप्शन के केस में क्या है, तो एडॉप्शन के केस में क्या प्रावधान है, इसको जरा हम अच्छे से इत्मीनान से समझते हैं। इसके साथ ही सरकार ने क्या बोला, अंडर दिस 1972 रूल्स 15 दिन पहले और 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर, 15 डेज बिफोर, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, या फिर विद इन 6 months। कब से ये कैलकुलेट होगा टाइम पीरियड, फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था या होने वाला था उसके 15 दिन पहले, या बच्चा पैदा होने के 6 महीने के अंतर्गत। अब यहां पर ये जो 15 दिन पहले या 6 महीने के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ जो चीज है, ये अगर खुद का बच्चा हो तब भी ये लागू होता है, और अगर एडॉप्टेड चाइल्ड हो तब भी ये सेम दिन और ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ये लागू होता है। अच्छा, एडॉप्टेड बच्चे के केस में एक बात और है, इफ द चाइल्ड इज अंडर 1 year old, if the child is under 1 year old, देखो क्या होता है ना, अनाथालय के अंदर, भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो कि कोई अनाथ वनाथ हो, लेकिन अनाथालय के अंदर देखो क्या होता है कि काफ़ी बार, मतलब काफ़ी बार तो हम नहीं कह सकते, हम बेसिकली इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग अनाथालयों का अलग अलग सीन होता है। कभी कभार जो अनाथालय जो चला रहे हैं, जो अनाथ आश्रम चला रहे हैं, उनके मालिकों को ये पता होता है कि बच्चे का एक्चुअली ओरिजिनल जो डेट है पैदा होने की वो क्या है,
अगर उनको ये पता हो कि इनकी माँ जो है जन्म देते वक्त इनको मर गई थी और उनके आगे पीछे इनका कोई नहीं है, इसलिए अनाथ आश्रम में रहकर हमने इस बच्चे को गोद ले लिया है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी कूड़े कचड़े कबाड़ से रोड के किनारे, या कोई कपल जो है, कोई निर्दयी माँ है, निर्दयी बाप है, वो किसी बच्चे को ऐसे छोड़ गए कहीं पर भी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, फिर अनाथ आश्रम वालों को नहीं पता होगा कि बच्चे की वो क्या है, एग्जैक्ट उसकी डेट क्या है पैदा होने की। लेकिन बायोलॉजिकली इट इज़ डिटरमाइंड कि आप पता लगा सकते हो कि मोटा मोटी उसकी एज कितनी है। तो अगर कोई जो बच्चा है, ही और शी इज अंडर 1 ईयर ओल्ड एज, तो उस केस में जो मतलब उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कपल, उनमें से जो एक कपल का जो पार्ट है वो पिताजी हैं उस बच्चे के, तो 15 दिन की छुट्टी और 6 महीने के अंतर्गत वो छुट्टी ले सकते हैं और उसके लिए उनको पैसे भी मिलेंगे। ये वाली चीज़ आप लोग समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? बताओ, कोई चीज़ फिर से जाननी है यहाँ पर? जल्दी बताओ। आ गया पक्का? ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ बताओ बताओ। हाँ, एडॉप्टेड, देखो अडॉप्शन ना सिर्फ अनाथ आश्रम से नहीं होती है, ऐसा हमें लगता है। यार ऐसा भी हो सकता है कि अब मान लो कि मेरे मेरी 3 औलादें हैं, है ना, और मेरे भाई की नहीं हुई एक भी औलाद, तो मैंने अपना बच्चा अगर अपने भाई को दे दिया, है ना, या फिर मैंने और मेरी बीवी ने अपना बच्चा उस मेरी बीवी की बहन को दे दिया, मेरी साली को दे दिया, वो भी एक प्रकार की अडॉप्शन ही है। जब तक मतलब देखो कोई बच्चा हमारे पास है, लेकिन वो हमारा खून नहीं है बायोलॉजिकली, है ना, विज्ञान के हिसाब से वो हमारा खून नहीं है, हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा नहीं करा और मेरी बीवी ने उसको 9 महीने अपनी कोख में नहीं पाला है। ये प्रोसेस के अलावा कहीं से भी अगर बच्चा मेरे और मेरी बीवी के पास आ रहा है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। फिर चाहे हम उसको अनाथ आश्रम से लेकर आए, वो हमें रोड पे पड़े हुए मिल गया हो, या फिर हमने उसको अपने भाई बहन से ले लिया हो, या फिर मेरी बीवी के भाई ने या उसकी बहन ने हमें बच्चा दे दिया हो, वो सारे अडॉप्टेड बच्चे होते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अडॉप्टेड बच्चा सिर्फ मतलब अनाथ आश्रम से ही आता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब आप अपनी बात बताओ, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। देखो डॉक्टर के पास जाकर पहले बायोलॉजिकली उसकी एज जो है वो पता करवा लो, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है, नंबर 1, है ना। एडॉप्टेड बच्चे का ही पूछ रहे हो ना, अपना है तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने अनाथ आश्रम से या कहीं से भी उसे अगर ऐसी कोई लीव चाहिए, अनाथ आश्रम से या कहीं से भी अपनी बहन से, बीवी की बहन से, बीवी के भाई से, कहीं से भी उसको अडॉप्ट कराए, उसके अडॉप्शन के पेपर बन जाएंगे। नहीं नहीं, अनाथ आश्रम से ला रहे हो तो अनाथ आश्रम ही देगा आपको अडॉप्शन पेपर, मतलब, है ना। अगर आपकी मतलब आपकी बीवी की बहन या भाई से आपने वो बच्चे को लिया है, या फिर आपके खुद के भाई का या आपकी बहन का वो बच्चा है, कहीं से भी वो बच्चा आपके रिश्तेदारों ने आपको दे दिया है, आपके सिबलिंग्स ने आपको दे दिया है, तो आप कोर्ट जाकर उसके अडॉप्शन पेपर बनवा लो, या जो भी लीगल अथॉरिटी होती है उससे अडॉप्शन पेपर बनवा लो। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट एज को डिटरमाइन करने के लिए, एक अडॉप्शन के पेपर लग जाएंगे, ठीक है। जब ये लग जाएंगे, आप जाकर अपने मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में, आप अपने ऑफिस में जाके उसको सबमिट कर दो। 15 दिन की, आधे महीने की आराम से छुट्टी मिल जाएगी और उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर पता है क्या है यार, 26 हफ्ते, समझ रहे हो, मतलब अगर ये दिन भी होते 26 दिन, तब भी ये जितनी मर्द को छुट्टी मिल रही है उससे ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर एक दिक्कत पता है क्या है इस चीज़ में, हमने देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज़ ये पढ़ी थी, ये ना एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का फिनोमेना पैदा करता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि उनको, मर्दों को तो छुट्टी ज़्यादा मिल ही नहीं रही है, तो औरतें जो है वही प्राइमरी केयर गिवर्स हैं। अब यार मान लो कि मेरी बीवी की जो वर्थ है कमाने की वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, मेरी उसके सामने, उसकी कमाई के सामने कोई औकात नहीं मेरी, और उसका ऑफिस वगैरह जाना, उसका काम करना, और वो अच्छा फील कर भी रही है उसको, लेकिन जल्दी पकड़ना है काम,
वो ये चाह रही है कि मैं बच्चे का ख्याल रख लूँ तब तक, है ना। लेकिन जब छुट्टी ही यार सिर्फ 15 दिन की मिल रही है तो मैं क्या कर पाऊँगा अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना। अल्टीमेटली फिर क्या है, मेरे को तो उसको बोलना पड़ेगा कि यार अब मुझे तो यार जाना है, मेरी पेड लीव ख़त्म हो गई हैं, तुम्हारी अगर बची है तो तुम संभाल लो, मम्मी वगैरह हैं तुम्हारे साथ घर पे, और नहीं भी हैं तो फिर तुम कोई आया वगैरह मैं तुम्हारे लिए रखवा देता हूँ। तो यानी कि है क्या, मेरी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पर्सपेक्टिव मेरे घर में और ये छुट्टियों वगैरह के थ्रू ओवरऑल समाज में और अर्थव्यवस्था के अंदर एक यही धारणा सामने से दिख रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा धारणाएं बन रही है, ये बात दिख रही है सामने से कि ये एक एक तरीके से जैसे सरकार इसको कुदरत की नियति मानती हो कि भाई दीपांग तुम्हारे छुट्टी लेने का 15-20 दिन कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेबी की जो केयर है वो तुम्हारी बीवी ही कर पाएगी। तो इसलिए उसके लिए छुट्टियां 26 हफ्ते के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कि चलो ठीक है तुम नए नए पिताजी बने हो और नए नए आलम में हो, तुम्हें थोड़ा सा अपने वाइफ के साथ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड वगैरह करना है, जो भी तुम 1-2 हफ्ते उसको केयर दे सकते हो, तो 15 दिन इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। तो ये 15 दिन देकर मतलब एक तरीके से ये एहसान करने वाली बात है। इन 15 दिनों में आप भी जानते हो कि कुछ नहीं होने जाना है ना। ना तो बीवी की हेल्थ एकदम से ऐसी हो जाएगी कि भाई वो पार्कों में दौड़ लगाने लग गई, ना ही मेरा बच्चा खड़ा होकर शेर की स्पीड से दौड़ने लग जाएगा 15 दिन के अंदर, समझ रहे हो ना। तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात है कि औरतों के लिए बहुत बड़ा एक बुके का पैकेज था, तो मर्दों को भी एक छोटी सी 15 दिन की लॉलीपॉप पकड़ा दी गई। ये कैसी चीज़ है, समझ गए मयूर। हाँ कशिश, आप कुछ पूछ रहे हो यहाँ पर। हाँ जी। क्या अगर बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा साल का हो तो सरकार आपको कहेगी मैलोडी खाओ खुद जान जाओ बच्चे की सेवा कैसे करनी है। कुछ नहीं मिलेगा। मैं मम्मी की भी सारी बातें कर दूंगा, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में रुक जाओ, जो एक्ट में लिखा हुआ है देखो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे ना, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं होगी, ठीक है। मदर वाली चीज़ अभी मतलब कशिश 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखना जब तक मैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 पर आता हूँ। यहाँ पर पूरी की पूरी बातें अभी हम सिर्फ एक लड़के के, सॉरी एक बच्चे के, लड़का हो लड़की हो, उसके पिताजी के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू फादर के पर्सपेक्टिव से। ओके कशिश। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, छुट्टियां खत्म करते हैं मर्दों की 15 दिन की, आगे बढ़ते हैं। तो जो पेड लीव है, अब पेड लीव में भी ना देखो मैं आपको कुछ कुछ तिगड़म बताता हूँ। देखो यूपीएससी को ना कितने मजे आते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें खोद के निकालने में। अब देखना मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करूँ, अभी आपको तो कॉन्सेप्ट इतना समझने के बाद इजी लग रहा होगा, मैं चलो आपके दिमाग में ना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, इसको टफ बनाता हूँ। यार ये जो 15 दिन की जो पेड लीव है, ठीक है, यानी कि अगर महीना 30 दिन का है तो 15 दिन की छुट्टियां हो गई, ठीक है। सैलरी लेकिन पूरी पूरी मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो अभी जैसे 8th पे कमीशन आया है ना, 8वां वेतन आयोग आया, आपको पता होगा। अब मान लो कि जिस महीने मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई करा, एक एक राउंड फिगर में मैं बस एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है, इस नंबर को दिल से मत लगाना। 8th पे कमीशन लागू होने वाला था, ठीक है, उससे पहले मुझे सैलरी मिल रही थी 1.5 लाख रुपए महीने की। अब 1.5 लाख मैंने क्यों लिया, भाई केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी हूं, 1.5 लाख से कम थोड़ी ना लूंगा। प्रधानमंत्री के मुंह में भी हाथ डाल के निकालेंगे इतनी सैलरी तो 1.5 लाख मुझे मिली मतलब मिल रही थी अभी तक सैलरी, और मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई करा उसी दिन से 8वां वेतन आयोग जो है वो इंप्लीमेंट हो गया, और सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो बढ़कर हो गई
मान लेते हैं 2 लाख रुपए। एक राउंड फिगर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस नंबर को दिल से मत लगाना। मान लेते हैं कि 50,000 रुपये सैलरी बढ़ गई थी, लेकिन मैंने तो छुट्टी के लिए वो अप्लाई करा था, वो पेड लीव तो है मेरी, लेकिन मैं जा नहीं रहा। तो मुझे जो ये 15 दिन की छुट्टी के जो ये पैसे मिल जाएंगे, तो वो मिलेंगे कौन से? मतलब ये 1.5 लाख की सैलरी के अनुसार मिलेंगे कि 2 लाख जो नई वाली जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर आया उसके अनुसार मिलेंगे? तो ये कैसे देखा जाएगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़, अगर यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि जो कंपनसेशन है, मतलब ये 15 दिन के लिए जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ये पेड लीव है ना, ये पेड लीव है, ये पेड लीव है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये आपकी एक तरीके से कंपनसेशन है। तो ये कंपनसेशन डिटरमाइन कैसे होगी? यानी कि अगर कोई भी रातों रात कोई सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ऐसा भी हो सकता है यार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हो, देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हो और एकदम से एक फरमान जारी हुआ हो कि सरकारी कर्मचारियों को अभी कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में लग चुकी है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 और अभी सैलरी रोकी जाएगी। तो फिर मेरा क्या होगा कि ये जो 1.5 लाख के अनुसार मुझे सैलरी मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं, होगा क्या? मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है। और यूपीएससी अगर ऐसे चीज़ों के ऊपर अगर क्वेश्चन बनाने पर आया तो वो आपके परखच्चे उड़ा सकता है एग्जामिनेशन हॉल पे। लेकिन डोंट वरी, हम इसको समझते हैं कि कंपनसेशन जो होगी वो कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी 15 दिन की। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के अंदर बहुत क्रिस्टल क्लियर एक बात बोल रखी है कि जो छुट्टी है, द लीव इज पेड, वो छुट्टी जो है उसके पैसे जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एट द रेट ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, एट द रेट ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। पिछली बार जो आपको सैलरी मिली थी उसी रेट के अनुसार आपको ये वाले पैसे मिल जाएंगे। अगर आपकी सैलरी आपको 1.5 लाख रुपए मिली थी 15 दिन, मतलब यही है ना कि देखो कोई गैप तो आ ही नहीं रहे हैं यहां पर, हम महीनों महीनों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। औरतों की तरह कोई 26 हफ्तों की कोई बात ही नहीं हो रही है यहां पर तो ऐसा है कि अगर आपने जनवरी में ऑफिस अपना जाना कंटिन्यू रखा था तो आप फरवरी के अंदर 15 दिन कोई भी मान लो कि आपने छुट्टी ले ली है, और उसके बाद आप मार्च से या फरवरी के सेकेंड हाफ से तो जाओगे ही। फरवरी में अगर आप आधे टाइम तक गए थे तो बाकी 15 दिन आप मान लो, 28 दिन का महीना होता है, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, वो अलग बात है। कोई सा भी ऐसा महीना आप मान लो 30 से 31 दिन का, फरवरी ही क्यों ना मान लो, चाहे भले आप 1-2 दिन आगे पीछे वो चलता है, लेकिन जो भी आपको सैलरी मिली थी पिछली बार, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पैटर्निटी लीव के केस में बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। 15 दिन की तो छुट्टी है, यानी कि सेम मंथ में आपको 15 दिन तो जाना पड़ेगा, 15 दिन की छुट्टी है। अब आप चाहे शुरू के 15 दिन छुट्टी कर लो, बाकी 15 दिन आपको जाना पड़ेगा, है ना। और आप शुरू के 15 दिन चले जाओ तो बाकी 15 दिन के लिए आपने अप्लाई कर दिया छुट्टी के लिए, तो आपकी जो भी लास्ट सैलरी, जो लास्ट आपको सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करी गई होगी ना सरकार के द्वारा, उसी के अनुसार आपको ये 15 दिन की कंपनसेशन मिल जाएगी। ठीक है, सरकार ने क्रिस्टल क्लियर बोल रखा है। और ये वाली बात सरकार ने इसलिए बोली थी ताकि कोई मतलब किसी को भी कोई माथापच्ची ना लगे इस बात के ऊपर कि यार ये 15 दिन की जो छुट्टी के जो पैसे हैं ये हमें मिल तो रहे हैं लेकिन कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए मिटाते हैं, ज़रा थोड़ा सा स्पेस चाहिए पड़ेगा एक बात और लिखने के लिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक चीज का आंसर करना जरा। ये जो छुट्टी होगी 15 दिन की, साल में सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे प्रकार की छुट्टी मिलती है ना। और अगर आप सरकारी नौकरी में होते हो तो आपको एक और चीज शायद से पता होगी, जिनको नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। आपको अगर जो छुट्टी मिलती है, अगर आप उन छुट्टियों को बचाते रहते हो, मतलब अगर आप उस दिन भी जाकर अगर आप काम करते हो जिस दिन आपको छुट्टी एलोकेट करी गई है, तो आप अपनी छुट्टी को बचाकर
साल में एक साथ छुट्टियां ले सकते हो। जैसे आपको दो दो छुट्टी, चार चार छुट्टी हर महीने कुछ मतलब चल रहा था, आप सबकी छुट्टी थी, लेकिन आपके पास ये मौका था कि आप जो है वो ऑफिस वगैरह सरकारी दफ्तर अपने चले जाओ, और फिर आपको जिस भी मंथ आपको लग रहा था कि आपकी आने वाले टाइम में आपके भाई की शादी होने वाली है, आपकी साली की शादी होने वाली है, घर पे कोई त्यौहार होगा, कुछ होगा, तो आपको उस टाइम पर ज़्यादा लंबे गैप की छुट्टी चाहिए पड़ेगी, या फिर आप किसी इंटरनेशनल टूर पर वगैरह पर जाना चाहते हो, या कोई भी ऐसी जो चीज़ है, तो आप वो छुट्टियाँ अपनी बचा कर रख रहे थे। तो आप मुझे बताओ, ये जो 15 दिन की जो छुट्टी जो एक मर्द ने ली है अंडर पैटर्निटी लीव, तो ये बाकी छुट्टियों के साथ डिडक्टेबल होगी या फिर ये नॉन डिडक्टेबल मानी जाएगी? मतलब वो छुट्टियों के अंदर इसको इंक्लूड करा जाएगा या फिर इसको अलग से छुट्टियों की कैटेगरी में कैलकुलेट करा जाएगा? बताओ। अलग से करा जाएगा? सही बात है। तो मयूर का ये कहना है कोई ओकेशन थोड़ी ना है ये हर साल मनाया जाए। आप लोगों का क्या कहना है बताओ। कशिश, रिया, शिवानी, आपका क्या कहना है? ये जो जनरली सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी मिलती हैं ये उसमें आएगा? ये उन्हीं छुट्टियों में एडजस्ट हो जाएंगी ये वाली छुट्टियां, या फिर ये अलग से कैटेगरी है छुट्टियों की? बताओ। हम्म। तो ये तो ये अलग अलग से ही है पक्का? ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो दोस्तों इसका आंसर है कि दीज लीव्स आर नॉन डिडक्टेबल। ठीक है, यानी कि इन छुट्टियों को, इन 15 दिन की छुट्टियों को जनरली डिडक्ट नहीं करा जाता है फ्रॉम अदर लीव अकाउंट्स, फ्रॉम अदर काइंड ऑफ लीव्स। जैसे किसी ने अगर एनुअल लीव ली है, ठीक है, एनुअल लीव्स मिलती हैं सरकारी कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो और भी ज़्यादा मिलती हैं। या किसी ने कोई सिक लीव ले रखी है, बीमार होने के लिए कोई छुट्टी ली थी, तो उससे अलग करके देखा जाता है इन छुट्टियों को। ओके। अब दोस्तों ये तो बात हो गई सरकारी उसकी सेक्टर की, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव्स रूल 1972 के अंतर्गत। प्राइवेट सेक्टर में कोई लॉ तो है नहीं, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग देते हैं पैटर्निटी लीव को? है प्रावधान कि नहीं है? इसको भी हम जरा समझ लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। तो हम यहां पर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या प्रैक्टिसेस चलती हैं विद रिस्पेक्ट टू पैटर्निटी लीव। इसको समझना आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, जो कि मैं बेट कर सकता हूं 99.99% कैंडिडेट्स को नहीं पता होंगे। इवन जो लोग अखबार पढ़ते हैं ना, जो करंट अफेयर को चाटते रहते हैं, उनको भी नहीं पता होंगे, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ने का देखो मज़ा तब है जब स्टैटिक पोर्शन में जिस जगह करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट हो आप वहां पर उसको फिट करो करंट अफेयर की नॉलेज को, तब मज़े हैं। अदरवाइज करंट अफेयर से आपका 0.0001% भी लगाव नहीं होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन जब तक आपका कंठस्थ ना हो जाए, अखबार नहीं पढ़ो, करंट अफेयर की वीडियोस मत देखो, ना ही कोई ये करंट अफेयर की मैगजीन्स को चाटो। ठीक है, सिर्फ किताबों को चाटो, स्टैटिक नॉलेज को गेन करो। पहले अपने आप को पहला ऐसा 1.5-2 साल इस एग्जामिनेशन में पहले ऐसा बनाओ, जल्दबाजी में मत भागो। अगर आप एग्जाम लेट दे रहे हो, आपकी उम्र हो चुकी है और आपको लग रहा है कि मेरे पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो दोस्तों देखो बुरा मत मानना है मेरी बात का। मन आपने लेट बनाया या एग्जाम के बारे में आपको लेट पता चला, या जो भी रीज़न है कि आपकी अटेम्प्ट कम रह गई, तो गलती देखो उसमें आपकी है। जल्दबाजी में इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, और आप अगर ये सोचते हो कि उसका ऐसा 1 साल में निकल गया था या 1.5 साल में निकल गया था, तो ऐसे करोड़ों में से 1 या 2 केसेस होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं,
जो दिखता है वो बिकता नहीं है। आपको नहीं पता कि आपको जो सामने से कोई दिखा रहा है छवि, वो बैकग्राउंड में सच में वैसा है उसके साथ कि नहीं है। मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैं भी बोल सकता हूँ लक्ष्मीकांत क्या होता है सीरियसली लोग पढ़ते हैं इस बुक को? मैंने तो कभी नहीं पढ़ी भाई, मैं तो पॉलिटी यार ऐसे ही करके अपना एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के चला गया। क्योंकि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो लोग मानेंगे मेरी बात को, ठीक है। तो जिसका डंका बजता है ना उसकी बात मानी जाती है, उसकी बातों पे लोग, जो भ्रमित लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, जो कि अपना रास्ता खुद से नहीं बनाना जानते, तो वो ऐसी बातों में आ भी जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मंजिल ज़रूर मिलेगी। दूसरों से कभी भी इम्प्रेस मत हो, अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि 3 से 4 साल लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो अपना बाकी चीज़ों से समय हटाकर क्विकनेस लेकर आओ ना अपने अंदर। जल्दी जल्दी काम करा करो, जल्दी जल्दी दौड़ा करो, आराम से इत्मीनान से बैठा करो, मेडिटेशन करा करो, अपना फ़ोन बिल्कुल साइड कर दो। सिर्फ पढ़ाई के लिए या कुछ वीडियोस देखने के लिए जिसका आपने कोर्स ले रखा है सिर्फ उसी के लिए आप उसको यूज़ करो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको 2 साल लग जाएंगे अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो आप 12 घंटे पढ़ो अगर आपको 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करना है तो। सिंपल। तो प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है? देयर इज नो लीगल मैंडेट। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई डंडा नहीं है इस बात का। जैसे लेडीज के केस में है ना कि 26 हफ्ते की छुट्टी देनी ही पड़ेगी, मर्दों के केस में पैटर्निटी लीव देने के केस में उनके ऊपर कोई लीगल मैंडेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि देश में कोई कानून ही नहीं है इसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टरों के ऊपर कोई कानून नहीं है इसके ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी कोई कानून नहीं है। ये तो सिर्फ एक रूल्स हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज के, ये तो सिर्फ एक कॉमन से रूल्स हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस देयर इज नो लीगल मैंडेट कि उनको पैटर्निटी लीव, पेड पैटर्निटी लीव देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कोई लीगल मैंडेट नहीं है तो क्या प्राइवेट सेक्टर पैटर्निटी लीव को फॉलो नहीं करते हैं क्या? देखो फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी पैटर्निटी लीव को देने की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक जैसी नहीं है, वो वेरी करती हैं कंपनी टू कंपनी, ठीक है। अब अलग अलग कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस प्रकार से डिज़ाइन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पैटर्निटी लीव, ठीक है। कुछ जो कंपनीज हैं, याद रखना हम यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की बात पढ़ रहे हैं, और अभी जो मैंने आपको सरकारी दफ्तरों के बारे में बताया उसको अपने दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए। सिर्फ हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के अंदर 15 दिन की हमने बात करी थी, वो सेम प्रकार से यहाँ पर लागू नहीं होगी। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो 5 से लेकर 15 दिन की पेड लीव्स देती हैं, 5 से लेकर 15 दिन की। और कुछ ऐसी भी हैं जो कि 1 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों की देती है छुट्टियां, और कुछ तो ऐसी हैं कि कभी कभार इससे ज़्यादा भी दे देती हैं। वे मतलब इसलिए मैंने आपको बताया था पॉलिसीज कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो यार अगर आप इतनी अच्छी बात को अगर यूपीएससी में लिख कर आओगे अपने मेंस में, तो आपके आंसर में कुछ वजन भी तो होना चाहिए। ऐसी थोड़ी ना आप हवा में बोल दोगे कि हाँ ये 5 से 15 दिन की होती है कुछ कंपनीज में, और कुछ कंपनीज में 1 से 8 हफ्ते की होती है, और कुछ कंपनीज में 8 हफ्तों से ज़्यादा की भी होती है। अरे भाई कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना आपकी ये वाली चीज़ बोलने के लिए। तो इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर आपको बहुत मज़े आएंगे इन एग्जाम्पल्स को समझना। खोद खोद कर निकाले हैं मैंने आपके लिए एग्जाम्पल। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने जोमेटो का नाम सुना है ना, खाना डिलीवर करती है कंपनी। जोमेटो कंपनी के अंदर प्रावधान है। अच्छा अब ये एक बात याद रखना, आप कहीं सोचो कि जोमेटो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ये सबको छुट्टियाँ मिलती होंगी पैटर्निटी लीव वगैरह। ये जो जोमेटो के जो ड्राइवर्स हैं ना, ये जो देने आते हैं खाना हमें, इनके लिए नहीं है ये जो कंपनी में जो अच्छी पोस्ट पर जो काम कर रहे होंगे,
तो उनके लिए होता है ये। तभी मैं आपको बोल रहा था कि हर चीज़ में ये वाली चीज़ लागू होती है कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है, ठीक है। ये मतलब टॉप जो लोग होंगे जो जोमेटो की पॉलिसीज़ वगैरह बनाते होंगे उनके लिए होता है, ठीक है। जितनी भी कंपनीज़ के मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देखो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठ रखे होते हैं, वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही यही है ना। दे आर द पीपल ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वो पूंजीवादी व्यक्ति है, तो वो पूंजी कमाना चाहते हैं, वो समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो जोमेटो जो है दे ऑफर 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, ऑफ पेड पैटर्नल लीव। 26 हफ्तों की पेड पैटर्निटी लीव मिलती है आपको जोमेटो के अंदर। फिर आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा विप्रो, है ना। विप्रो के अंदर आपको मिलती है 8 हफ्ते की पैटर्निटी लीव। अभी आप जोमेटो का आपने स्ट्रक्चर देखा, 26 हफ्ते की मिल रही है, और ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत औरतों को जो मिलती है वो भी 26 हफ्ते की मिलती है। तो इनकी पैटर्निटी लीव भी औरतों की मैटरनिटी लीव के बराबर है। विप्रो में है 8 हफ्ते की। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जितने मैंने निकाल रखे हैं। क्या? अरे ये सारी हम पैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं मयूर, अभी मैटरनिटी की औरतों की हम बातें ही नहीं कर रहे हैं, पैटर्निटी लीव है ये सारी। फिर एक कंपनी है, इसका भी शायद से आपने नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, एक्सेंचर। एक्सेंचर यहां पर आपको मिलती है अगेन 8 हफ्तों की पैटर्निटी लीव, विप्रो की तरह। विप्रो में भी 8 हफ्ते हैं, एक्सेंचर में भी 8 हफ्ते हैं। उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल आता है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट में मिलती है 12 हफ्ते की। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, एक लास्ट एग्जांपल हम और पकड़ लेते हैं यहां पर, डेट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS में आपको मिलती है 15 दिनों की पेड लीव। ये भी 15 दिन की देते हैं, जस्ट लाइक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेड, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972, जिसमें केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को जो छुट्टी मिलती है 15 दिन की, TCS में भी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी आपको 15 दिन की मिलती है। अब यहाँ पर आप कुछ कंपनीज देख रहे होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फॉरेन कंपनी है ये, है ना। लेकिन अगर इसमें कोई हिंदुस्तानी वगैरह काम करेगा तो उसको भी मतलब ये बेनिफिट मिलेगा, 12 हफ्ते की पैटर्निटी लीव। तो आप ये भी कह सकते हो कंक्लूजन में कि हम इन कंपनीज से ये वाली जो पॉलिसीज़ हैं इसको अपना सकते हैं, इसको बोरो कर सकते हैं कि इनको भी, इंडियन कंपनीज को भी, या फिर भारत की सरकार को इसके ऊपर कोई कानून लेकर आना चाहिए जिसमें उनको मर्दों को पैटर्निटी लीव देनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आई, क्लियर हुआ? बताओ, कोई दिक्कत? दोस्तों अब सवाल ये उठता है, जब हम पैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं और पर्पस क्या है, हम इतना ज़्यादा क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? मतलब देखो, आपके वैसे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रखा था, वो तो मैंने न्यू फादर्स के टर्म को पकड़कर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, क्योंकि यार मैटरनिटी बेनिफिट एट 2017 कोई भी एक सीरियस कैंडिडेट होगा सबको पता होगा। यूपीएससी तो ये पूछना पसंद करेगा पैटर्निटी लीव के बारे में बताओ। अब मैं ये नहीं कह रहा 2026 में, 27 में, 28 में कब क्वेश्चन आएगा, वो भाई मुझे नहीं पता, मैं कोई यूपीएससी का पेपर नहीं बनाता, ना मेरे पिताजी बनाते हैं, ठीक है। कभी भी आए, कहीं पर भी आए, आप यूज़ तो कर ही सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को, तो ये काम की इन्फॉर्मेशन है आपके, मतलब, है ना। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और खींचते हैं और जानते हैं कि इसके कुछ
की बेनिफिट्स और पर्पस क्या होते हैं। अब आप लेमैन लैंग्वेज में लिखो, इससे बढ़िया मैं आपको अच्छे पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स दे देता हूँ इसके ऊपर। की बेनिफिट्स और इसके पर्पस क्या होंगे, क्यों ऐसा करा जाता है, क्यों इसके ऊपर इतना एम्फोसाइज करा जाता है कि मर्दों की भी छुट्टियां होनी चाहिए। देखो, एक तो है सबसे पहले इसके पीछे जो रीज़न है, डैट इज बॉन्डिंग टाइम। बच्चा अभी अभी हुआ है, तो वो बच्चा क्या सिर्फ माँ का है, बाप का नहीं है क्या? तो इससे क्या है, फादर्स को ना पेटर्निटी लीव अगर मिलेगी तो फादर्स को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा टू कनेक्ट टू कनेक्ट विद देयर टू कनेक्ट विद देयर न्यू बॉर्न्स। नए नए जो बच्चे हुए हैं, नया नया जो बच्चा हुआ है, ये नहीं कि कितने भी कर लो सब में मिल जाएगी आपको पेटर्निटी लीव। एक में ही मिल जाए अगर 26 हफ्तों की, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो कोई कानून है ही नहीं। तो फादर्स विल गेट टाइम, ठीक है, अनइंटरप्टेड टाइम। अनइंटरप्टेड टाइम मतलब कि मतलब बेसिकली कोई काम का डंडा नहीं है कि यार 15 दिन की छुट्टी है फिर से जाना है, तो वो 15 दिन का एक टाइम बॉम्ब घूमता रहेगा, वरना सर के अंदर आराम से मिलेगी 26 हफ्तों की, एक महीने की मिले तब भी मतलब एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो फादर्स विल गेट टाइम टू कनेक्ट विद द न्यू बॉर्न्स। उसके बाद सपोर्ट मिल जाएगा माओ को। अभी अभी वो प्रेगनेंसी से उभर रही हैं, उनका शरीर दोबारा पहले की तरह रेडी हो रहा है, अभी उनके अंदर स्टेमिना कम होगा, बेड से उठने में तकलीफ होती होगी, है ना। और सर्जरी से अगर बच्चा हुआ है तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन माओ की हो सकती है। तो वो अपने पार्टनर के लिए एक सपोर्टिंग पिलर की तरह खड़े रहेंगे। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारी फैमिलीज़ में जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हो, दादा दादी हो, वो साथ ही रहते हो, या चाचा चाची ताऊ जी ताई जी साथ ही रहते हो सकता है कपल अकेले रहते हो। तो आया जो आएगी घर पर, है ना, बच्चे की मालिश करने, है ना, या प्रेग्नेंट जो लेडी अभी तक जो थी, अब जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद एक लेडी को सपोर्ट चाहिए, बाहर पैसे देकर काम करवाने से तो बढ़िया कि घर का ही कोई बंदा बैठ जाए, है ना। तो इट विल अलाउ फादर्स कि वो हेल्प कर सकेंगे मदर्स की, ठीक है। दे विल मतलब क्रिएट अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर देयर पार्टनर्स। वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, एक परमानेंट कंधे की तरह खड़े रहेंगे। और यहाँ पर फिर शादी शादी भी कहलाती है ना। यही तो मतलब है शादी का, कि आप हर टाइम पर बिल्कुल शिवजी और पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप की तरह एक दूसरे के लिए 50-50% समर्पित रहो। वही तो शादी शादी है। तो इट विल क्रिएट अ सपोर्ट फॉर द पार्टनर्स, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, एक अच्छा, पोस्ट पार्टम, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं पोस्ट पार्टम। पोस्ट पार्टम टाइम पीरियड के अंदर जो मदर्स का जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब छोटे छोटे काम भी बहुत हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, कि बच्चे ने सूसू कर दी, पॉटी कर दी, उसका डाइपर उठाकर लेकर आना है, वो सामने टोकरी में रखा हुआ है। मैं बिल्कुल देसी बात कर रहा हूँ, जैसा हम घर पे देखते हैं कि यार बच्चे को आपको जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का पाउडर लगाना है, उसको नहलाना है, उसकी केयर करनी है, उसको तौलिए में लपेटना है, वो सो नहीं रहा है, रोए जा रहा है, माँ की नींद ही कंप्लीट नहीं हो रखी है, ठीक है, हल्की सी नींद लगती है, तो बच्चा जो है वो फिर उसको उठा देता है। तो कम से कम आप थोड़ी देर उसको, मतलब एक बाप के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप उसको गोदी में ले लोगे, उसके साथ बात कर लोगे, उतनी देर आपकी वाइफ सो जाएगी थोड़ी देर, है ना, उसको आराम मिल जाएगा। वरना ये जो स्ट्रेस 9 महीने अभी उसने झेला है, उसके बाद भी जो उसको स्ट्रेस इतना झेलना पड़ेगा, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, एक परमानेंट डिसीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाए। तो स्ट्रेस जो है वो मदर्स के ऊपर जो स्ट्रेस जो पड़ेगा पोस्ट प्रेगनेंसी का, पोस्ट पार्टम पीरियड का, वो कम हो जाएगा। फिर जो मर्दों को जो टाइम मिल जाएगा इतनी ज़्यादा छुट्टी का, तो वर्क और लाइफ का एक बैलेंस भी आ जाएगा उनके अंदर। इतने टाइम से ऑफिस जा रहे थे, सेम रूटीन था, है ना, वही ऑफिस जाना, वही दफ्तर से फिर घर पर लौट कर आना। अब कहने को सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन भाई हो सकता है कि लाइफ बिल्कुल हेल बनी हो। फिर पूरे दिन सुबह 9 to 5 की नौकरी, मतलब एक तरीके से आपकी ज़िंदगी हेल तो कर ही देती है। तो फिर चाहे आप IAS ऑफिसर हो, चाहे आप चपरासी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो जो वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉयज़ बहुत बार जो बर्नआउट फील करते हैं,
कि यार जब देखो काम काम काम, कहने को हम सरकारी कर्मचारी हैं, लोगों को क्या पता हमारे ऊपर कितना लोड आता है। तो एक साइकोलॉजिकल वर्ड होता है, ये वर्ड साइकोलॉजी में यूज करा जाता है, बर्नआउट। बर्नआउट, फ्रस्ट्रेट हो जाना, मतलब एक तरीके से कि भाई कहने को यार दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने में। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये लगातार काम करते करते सेम काम बार 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 रोज करना पड़े, यार कौन कब तक फ्रस्ट्रेट नहीं होगा यार। हम कोई भगवान थोड़ी ना है, तो इंसान ही। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो उनका बर्नआउट है, उससे उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, प्लस जो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी वो हो जाएगी। आप फिर अपनी जॉब की इज्जत भी तो करोगे कि यार मेरी जॉब तो बहुत मस्त है, ऐसे टाइम पर मुझे जब छुट्टी की रिक्वायरमेंट है तब अच्छी खासी छुट्टी मिल गई और प्लस पैसे भी नहीं कट रहे मेरे। तो आपकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स योर काम, वो भी बढ़ेगी। आप अपनी जॉब की इज्जत भी करोगे, आपको अपने काम से फिर प्यार भी होगा, और जितने टाइम आपने फिर अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ बिताना था उसके लिए आपको टाइम मिल गया, तो यार फिर तो ज़िंदगी बल्ले बल्ले, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ इससे ये भी निकल कर आएगी कि जेंडर इक्वालिटी की बात जो थ्योरेटिकली करी जाती है, जो संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था, जिस इक्वालिटी की बात हम संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक करते हैं, वो सच में थ्योरेटिकल ना रहकर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर होते हुए नजर भी आएगी हमें, है ना। तो ये जो पेटर्निटी लीव है, ये शिफ्ट कर देगा एक फिनोमेना को, कि जो केयर गिविंग बर्डन है, मतलब अभी तक सिर्फ ऐसे ही माना जाता है ना कि ये जो केयर है बच्चे की वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। तो ये जो केयर गिविंग जो बर्डन है, लेकिन माँ से पूछो उसके ऊपर कितना बर्डन आता है आफ्टर, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इट विल शिफ्ट द केयर गिविंग बर्डन अवे, ठीक है, फ्रॉम बीइंग सोलली, कि इकलौती अभी सिर्फ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है वो कि बच्चे की जो देखभाल करी जा सकती है, वो एक सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस चीज़ से, ये इस चीज़ में एक ये शिफ्ट ला देगा, ठीक है, कि जहां पर अब ये जो केयर गिविंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जो फादर्स हैं वो भी शेयर कर सकेंगे, वो भी शेयर कर सकेंगे। अब केंद्र सरकार ने या भारत के पार्लियामेंट ने तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं ला रखा है, ये तो हमने देख लिया, कोई कॉमन इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रावधान है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो चलो सिर्फ एक ये रूल्स हैं। राज्य की सरकारों ने कुछ कर रखा है इसके ऊपर, या फिर वो उन्होंने भी मौन व्रत रख रखा है इस पेटर्निटी लीव के ऊपर। तो हम यहाँ पर जानते हैं कुछ स्पेशलाइज केस स्टडीज ऑफ सम स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट इनिशिएटिव्स, कि राज्य की सरकारों ने अलग अलग राज्यों ने क्या कर रखा है इसके ऊपर, और कौन कौन से लॉ को वो लोग प्रपोज करते हैं अपनी विधानसभा के अंदर। अब यहां पर मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज देता हूं मैं आपको। एक है टॉपिक हरियाणा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। हरियाणा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, जो घर वगैरह बनाते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं। तो यहां पर हरियाणा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक स्पेसिफिक पेटर्निटी बेनिफिट स्कीम लेकर आई थी हरियाणा की सरकार। पेटर्निटी बेनिफिट स्कीम उसका नाम था, स्कीम का पेटर्निटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है। जहां पर जो रजिस्टर्ड मेल वर्कर्स होंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी होगी कि हम मिस्त्री का काम करते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मेल वर्कर्स हैं उनको देखो छुट्टी वगैरह तो नहीं मिलती है, ठीक है,
छुट्टी वगैरह तो नहीं मिलती है, लेकिन उसके बदले एक चीज़ मिल जाती है। 21,000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है। और ये 21,000 को हरियाणा की सरकार कुछ इस प्रकार से लिखती है, दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हुए। एक 15,000 रुपये और दूसरे 6,000 रुपये। ठीक है। 15,000 रुपये मिलते हैं न्यूबॉर्न केयर के लिए। मतलब अकाउंट में 21,000 एक साथ डलवा दिए जाएंगे, लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है 15,000 हम दे रहे हैं नए बच्चे की केयर के लिए, और 6,000 रुपये मिलते हैं मदर की न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो औरतों को वीकनेस वगैरह होती है, तो वो अच्छे से अपना कुछ जूस वगैरह पीना है या फिर खाना पीना जो भी अपना करना है, और बच्चे की जो भी जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे उसके डाइपर के जो पैकेट्स आएंगे वो आएंगे, ये सब चीज़ें महंगी महंगी आती हैं। तो 15,000 रुपये सरकार देती है न्यूबॉर्न केयर के लिए, और 6,000 रुपये मदर की न्यूट्रिशन के लिए साथ में डलवा दिए जाते हैं पैसे। टोटल हो गया 21,000 रुपये, है ना। 15 + 6, 21,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर एक प्रपोज्ड लॉ की भी हम बात करते हैं ज़रा। ये मतलब हम एक की स्टडी मैंने आपको हरियाणा की बता दी, ज़्यादा कुछ पैटर्निटी लीव के बारे में है ही नहीं हमारे देश में, क्योंकि और यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, ये लीव तो है ही नहीं, पहली बात है। ये तो पैटर्निटी बेनिफिट स्कीम है, पैटर्निटी लीव स्कीम नहीं है। ये पैसे मिले, यहाँ पर छुट्टी नहीं मिली है। तो 2017-18 में देखो, जब ये संशोधन हुआ था ना, इसका कहाँ गया ये, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पुराना वाला भी चलता था, फिर इसका अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। तो जब ये पार्लियामेंट के अंदर ये जब एक्ट बन रहा था, लोकसभा राज्यसभा इसको पास कर रहे थे, उस टाइम पर एक बिल और आया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका था, और उसका नाम था, जैसे मैटरनिटी, ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 2017, इसी के साथ साल 2017 में सेम टाइम पर एक बिल आया था। अगर वो पास हो जाता तो वो एक्ट बन जाता। उसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2017-18। इसको लोकसभा में प्रपोज करा गया था। इट वॉज प्रपोज इन लोकसभा। इट वॉज प्रपोज इन लोकसभा, और इसमें ये बोला गया था, कोई बहुत खास बात नहीं बोली गई थी 26 हफ्तों वगैरह की। इसमें ये बोला गया था कि 15 दिनों के लिए, जैसा सेंट्रल सिविल सर्विस के जो रूल्स है ना 1972 के, सेम बात यहां पर बोली गई थी कि 15 दिनों की जो पेड पैटर्निटी लीव है वो मिलनी चाहिए सभी मर्दों को। ठीक है। और ये 15 दिन की मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात और ऐड कर दी गई थी, एक्सटेंडिंग अप टू 3 मंथ्स। 3 महीने तक की मिल सकती है, 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की मिल सकती है। सभी वर्कर्स के लिए, फॉर ऑल वर्कर्स। और ये वाली बात बोली गई थी, एक बहुत धमाकेदार बात इसके अंदर बोली गई थी, फॉर ऑल वर्कर्स हु आर वर्किंग इन, फॉर ऑल वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है। लेकिन ये बिल ही बनकर रह गया, पास नहीं हो सका। अब यहां पर कोर्ट का क्या कहना है इस पूरे संदर्भ में? किसी कोर्ट का कुछ कहना है?
तो एक केस लॉ की हम बात करते हैं यहां पर। मद्रास हाई कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी बाप को, नया नया कोई जो मर्द है वो बाप बना है, अगर आप उनको डिनाई करते हो, वंचित रखते हो पैटर्निटी लीव के प्रावधान से, तो ये अल्टीमेटली बाप के लिए तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था ये वॉलेट करता है, ये वॉलेट करता है एक बच्चे के अधिकार को। कौन से अधिकार को? संवैधानिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, राइट टू लाइफ को, विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आई आपको ये सभी बातें? क्लियर हुआ? तो ये पैटर्निटी लीव के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आ जाए, आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स रहेंगे ये लिखने के लिए। A to Z जितनी बातें अभी तक भारत के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में जितनी भी अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, मैंने इस लेक्चर के अंदर वो पूरी कंपाइल करके आपको दे दी। अब इसके बाद कल को कोई एक्ट वैक्ट आ जाता है, आप ये लेक्चर कभी फ्यूचर में देख रहे हो, तो वो अपडेट करने वाली चीज़ होगी। लेकिन अभी 2026 तक, जनवरी तक, ये जितनी भी बातें जो इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं एकदम अप टू डेट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।